सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, आपके घर परिवार में सभी स्वस्थ होंगे। और साथ साथ आप क्या कर रहे होंगे, आप मेरी वीडियोस को देख भी रहे होंगे और जो भी काम मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ उसे साथ साथ पूरा कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे आज हम जो हम कहानी पढ़ रहे थे कसौटी, जिसके लेखक थे कौन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो प्रभाकर जी की इस कहानी को हम पूरा करेंगे, है ना। क्या बताया अभी तक, क्या बताया है प्रभाकर जी ने फालू के माध्यम से, जो कि 5 वर्ष का बच्चा है, उसके माध्यम से हमें ये समझाया है कि हम सबके अंदर क्या होना चाहिए, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, सबका विकास सबका कल्याण, है ना। ये भाव हम सबके अंदर होना चाहिए। और फालू जो कि कैसा बच्चा है, बहुत ही साहसी है ना, निडर है ना, वो बहुत ही निडर है, बहुत ही दया भाव है उसके अंदर। वो कोई भी काम बिना कहे करता है, उसे कहना नहीं पड़ता क्या क्या काम करता है वो। अगर आप उसे कहेंगे कि हम बीमार हैं या मुझे तबीयत मेरी खराब है, तो वो फौरन आधी रात को भी डॉक्टर को बुला लाएगा। शाम होते ही बाल्टी भर के छत को पूरा ठंडा कर देगा, है ना, छत पर पानी बिखेर देगा, सारी छत ठंडी कर देगा। और क्या करेगा, और बिस्तरे उठाकर एक एक करके ऊपर छत पर पहुंचा देगा, है ना। इस तरीके से वो बहुत से काम करेगा। बाजार से जाकर सब्जियां या दूध वगैरह ले आएगा। और अगर आप उसे काम नहीं देंगे, आप सोच रहे होंगे ना, बेचारा इतना सा बच्चा है, घर वाले कैसे निष्ठुर है, इतना काम करवाते हैं 5 साल के बच्चे से कोई। लेकिन अगर आप उससे काम नहीं करवाएंगे, अगर आप उसे कोई काम करने के लिए नहीं देंगे, तो वो रूठ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, है ना। आपसे लड़ने झगड़ने लगेगा कि मुझे काम दो, मुझे काम दो। ऐसा बच्चा फालू, ऐसा अनोखा बच्चा फालू, आज जब लेखक उसे पानी के लिए बार बार आवाज़ लगा रहे हैं, तो कहाँ है, क्या उसे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, क्यों वो लेखक की बात को अनसुना कर रहे हैं, यही जानेंगे आज हम। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जब लेखक खाना खाने बैठे और फालू नज़र नहीं आया, तो उन्हें लगा कि क्या हुआ, फालू क्यों नहीं आया आज। वो फालू जो दौड़ता हुआ भागता हुआ आ जाता था और पानी सबको देता था, आज वो कहाँ है। आज इतनी आवाज़ें उसको लगा रही हैं, लेकिन फिर भी वो सुन क्यों नहीं रहा। तो लेखक को सुनाई देता है, जब लेखक आवाज़ लगाता है, फालू पानी कहाँ है, कहाँ हो तुम। जब ऐसे आवाज़ लगाता है तो उसे क्या सुनाई देती है, लेखक को एक धीरे से आवाज़ सुनाई देती है कि प्रमोद देगा। प्रमोद कौन, फालू का बड़ा भाई, है ना, जो नानी के घर में रहता था और अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर छुट्टियों में आया था, परीक्षाएं खत्म होने के बाद। तो फालू कहता है कि प्रमोद देगा। उसने अपना काम किस पर डाल दिया, प्रमोद पर। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया उस बच्चे में। अब से फालू हर काम के लिए प्रमोद पर निर्भर रहने लगा, सुनकर भी चीज़ों को अनसुना करने लगा। अब उसका ध्यान काम पर नहीं जाता था कि मुझे क्या काम करना है। पहले तो वो काम ढूंढता था ना, मैं करूँगा ये काम भी मैं करूँगा, सारे काम मैं ही करूँगा और कोई नहीं करेगा। पर प्रमोद के आने के बाद अब उसकी नज़र किस पे रहती है, प्रमोद पर। अब वो सोचता है कि काम मैं ही क्यों करूं, प्रमोद क्यों नहीं करे, प्रमोद कोई काम क्यों नहीं करेगा, है ना। तो ये परिवर्तन उसमें कब आया, उसके बड़े भाई प्रमोद के घर आने पर। ठीक है। तो लेखक ये सोचते हैं कि वैसे तो ये कहा जाता है, ये सही बात भी है कि अगर किसी एक काम को, कोई भी एक काम 2 या 2 से ज़्यादा लोग करें तो वो काम जल्दी भी होना चाहिए, है ना, जल्दी भी होना चाहिए और बहुत सुंदर भी होना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है, लेखक कहते हैं ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि जब एक काम कई लोग कर रहे होते हैं तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता,
है ना। वो सोचता है कि दूसरा करेगा, दूसरा सोचता है तीसरा करेगा, तीसरा सोचता है चौथा करेगा, एक दूसरे पर टालते रहते हैं और वो काम या तो बहुत ही बेकार होता है या तो होता ही नहीं, है ना। तो लेखक कहते हैं कि होना ये चाहिए कि वो काम जल्दी हो, क्योंकि ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, और ज़्यादा लोगों का दिमाग लग रहा है उसमें तो वो और सुंदर होना चाहिए, सबके विचार उस काम में मिले हैं। पर ये दुर्भाग्य है, ठीक है, कि वो काम सुंदर होने की जगह, जल्दी होने की जगह और ज़्यादा बेकार होता है या होता ही नहीं। लेखक एक उदाहरण देते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरा एक मित्र है जिसका नाम है सेवक राम। क्या नाम है उनका? सेवक राम खेमका। उनकी एक दुकान है, ठीक है, मंडी में एक दुकान है। वहाँ और भी व्यापारियों की बहुत सारी दुकानें हैं। वहाँ लाखों का व्यापार होता है, बहुत पैसों का व्यापार होता है, बहुत लोग आते हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ की आसपास की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदतर है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। वहाँ नालियाँ गंदी हैं, सड़कें गंदी पड़ी हुई हैं, बल्ब फ्यूज़ है। कौन बदले? कौन बदलेगा? कौन सड़कों को साफ करेगा? कौन नालियों को साफ करेगा? क्योंकि किसी एक की दुकान तो है नहीं। एक दुकान वाला सोचता है दूसरी दुकान वाला करेगा, दूसरी दुकान वाला सोचता है वो करेगा। तो इस तरीके से वो जो जगह है जहाँ पर इतना सारा व्यापार होता है, जहाँ इतने सारे लोग आते हैं, है ना, वो जगह गंदगी से भरी हुई है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना नहीं है। सब एक दूसरे पर टालते हैं, सब, है ना। वो सोचते हैं दूसरा करेगा, दूसरा सोचता है तीसरा करेगा, मेरी अकेले की गली कोई है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, हम भी ऐसे ही करते हैं। हम जब स्कूल में भी, आप लोगों को किसी का बर्थडे होता है क्लास में, आपको टॉफीज मिलती हैं, आप क्या करते हैं? खाया, ठीक है, और वो रैपर डस्टबिन की जगह कॉरिडोर में या क्लास में फेंक देते हैं। आपने तो गलत काम किया। लेकिन दूसरा जो उसे देख रहा है, जिसने उसको देखा कि यहाँ पे रैपर पड़ा हुआ है, वो भी उसको उठा के डस्टबिन में नहीं फेंकता, क्योंकि वो क्या सोचता है, ये काम मेरा कोई है ना, ये काम मेरा नहीं है, मैं क्यों करूँ, मैंने थोड़ी ना फेंका है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे पर टालते रहते हैं, गंदगी बढ़ती रहती है, और हम क्या करते हैं आखिरी में? एक दूसरे को दोष देते हैं। सरकारी अस्पताल जितने भी बेकार हालत में हैं, स्कूल जितने भी बेकार हालत में हैं, पार्क जितने भी बेकार हालत में हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? कौन है? कौन उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ना, हमारे लिए। हम पार्क में जाते हैं, खाया पिया, सारा रैपर जो भी होता है वो वहीं फेंक देते हैं, झूलों के ऊपर चढ़ते हैं, कूदते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं, और फिर सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ने देखो कितना गंदा पार्क बनाया हुआ है। सरकार ने एक सुंदर पार्क बना के हमें दिया, उसमें झूले लगाकर हमें दिए, एक सुंदर अस्पताल दिया, उसमें बहुत से डॉक्टर्स वहाँ रखे, लेकिन वहाँ गंदगी कौन फैला रहा है? सड़कों को गंदा कौन कर रहा है? अगर हर व्यक्ति के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना आ जाए, सब ये सोचे कि हमें मिलकर काम करना है, यहाँ गंदगी होगी तो उसका नुकसान केवल मुझे नहीं होगा, बल्कि यहाँ आस पड़ोस में जितने भी हैं उन सबको भी इससे नुकसान होगा। पार्क में अगर झूले टूटे होंगे तो सिर्फ मेरा बच्चा ही परेशान नहीं होगा, बल्कि सबके बच्चे दुखी होंगे कि झूले नहीं है पार्क में, है ना। तो एक दूसरे को दोष देने का समय नहीं है, चीज़ों को सुधारने का समय है, ये वो कह रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। आपकी किताब में पृष्ठ संख्या 43 पर 43 पर ये कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। आखिरी पैराग्राफ है ये, ठीक है, आखिरी अनुच्छेद है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, लिखा है नागरिकों में सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध किसी भी राष्ट्र के जीवित होने की सर्वोत्तम कसौटी है। किसी राष्ट्र का बल नापना हो तो देखिए कि क्या इस देश के नागरिक देश के सामूहिक हितों के प्रति सतर्क हैं। क्या कह रहे हैं इस पूरे अनुच्छेद में, क्या कहना चाहते हैं लेखक? देखिए लेखक कह रहे हैं कि
नागरिकों में सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध किसी भी राष्ट्र के जीवित होने की सर्वोत्तम कसौटी है। यानी कि अगर आपको ये देखना है कि कोई राष्ट्र जीवित है या नहीं, ठीक है, कोई राष्ट्र जिंदा है या नहीं, उसमें अभी भी प्राण है या नहीं, तो आपको वहाँ की सरकार को नहीं देखना, वहाँ के नागरिकों को देखना है कि वहाँ के नागरिकों के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है, जिम्मेदारी उनके अंदर है या नहीं, उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान है या नहीं, ये देखना है। किसी राष्ट्र का बल नापना हो, ताकत नापनी हो कि उस राष्ट्र में, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, अगर आपको ये देखना हो कि उस देश के अंदर कितनी शक्ति है, तो पैसे से नहीं नापी जाएगी कि उस देश के पास इतना ज़्यादा पैसा है तो वो बहुत शक्तिशाली है, उसकी सेना बहुत पावरफुल है, उसकी सेना के पास बहुत ज़्यादा हथियार है तो वो शक्तिशाली है। नहीं, अगर किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का बल नापना हो, शक्ति नापनी हो, तो देखिए कि क्या इस देश के नागरिक देश के सामूहिक हितों के प्रति सतर्क हैं या नहीं, जागरूक हैं या नहीं, नागरिकों के अंदर इतनी जागरूकता है या नहीं कि समाज का हित क्या है, समाज का भला कैसे होगा। तो ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आशय स्पष्ट आपको आता है पेपर में, तो कुछ भी पंक्तियां कोई भी पाठ के बीच में से दी जाती हैं, उसको अपने शब्दों में आपको बना के लिखना होता है, तो उस हिसाब से ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी किताब के अंदर भी पेंसिल से मार्क कर सकते हैं, ठीक। तो लेखक इसमें आगे कहते हैं कि देखिए, आप लेखक एक क्वेश्चन मार्क लगा के, एक प्रश्न चिन्ह लगाकर इस पाठ को ख़त्म करते हैं, अपनी ये कहानी जो वो सुना रहे हैं उसे ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं कि आपको स्वयं से प्रश्न पूछना है, अपने आप से प्रश्न पूछना है, मुझे खुद से प्रश्न पूछना है कि क्या मेरे अंदर कर्तव्यों का बोध है, यानी कि क्या मेरे अंदर कर्तव्यों की जानकारी है कि मेरे कर्तव्य क्या है, देश के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, मुझे खुद से पूछना है। तो आपसे अगर मैं पूछूं, बताओ आपके कर्तव्य क्या हैं, खुद से पूछूं, तो मैं सारे अपने कर्तव्य मुझे पता होंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ना पता हो, लेकिन ज़्यादातर लोग होंगे जो कहेंगे हाँ हमें पता है कि हमें अपने, है ना, हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें एक दूसरे का भला करना चाहिए, दया परोपकार जैसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए, देश हित का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, है ना, हमें कहीं गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें हम सबको पता है। तो पहला प्रश्न तो ये, क्या आपको पता है? तो हाँ, हमें पता है। लेकिन दूसरा प्रश्न, आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? क्या आप कोई प्रयास भी कर रहे हैं? क्या आप अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं? क्या निभा रहे हैं? बताइए। यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है, यहाँ प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि ज्ञान तो हम सबको है कि हमें करना क्या है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अपने घर को साफ किया और सड़क पे जाकर या साथ में खाली प्लॉट के अंदर जाकर फेंक दिया। ऐसे ही करते हैं। हॉस्पिटल गए, अपनी साफ सफाई। मनुष्य स्वार्थी हो गया है ना, हमने शुरू में पढ़ा था, मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, वो सिर्फ अपने भले के बारे में सोचता है। वो सोचता है मेरा बच्चा विदेश में जाके पढ़ ले, मेरे पास गाड़ी नौकर सब कुछ हो, मेरा एक बहुत बड़ा सा महल हो, सब कुछ मेरे पास हो, समाज का क्या होगा? तो हमें इस पाठ में क्या सीखने को मिला? क्या बार बार लेखक सेवक राम खेमका के माध्यम से, फालू के माध्यम से क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि अब समय आ गया है, हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, अब हमें अपने देश के बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं। ठीक है, तो हमें सोचना है कि कर्तव्यों का ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं है, हमें अपने कर्तव्यों को निभाना भी चाहिए, उनका पालन भी करना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा पाठ कसौटी। ठीक, तो अब देखते हैं आपका गृह कार्य क्या करना है। तो देखते हैं आपका गृह कार्य। बच्चों, आपका पहला काम है शब्दार्थ व वाक्य रचना। हर बारी हमने दो दो शब्दार्थ वाक्य रचना की है ना, तो आज भी हमारे दो शब्द हैं। पहला उत्तरदायित्व
उत्तरदायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी, तो आप उससे एक वाक्य बनाएंगे। दूसरा निगाह, निगाह का मतलब दृष्टि, नज़र, फिर उससे एक वाक्य बनाएंगे। तो 2 तो आपको शब्दार्थ करने हैं और 2 ही आपके प्रश्न हैं। आपकी किताब के जो पीछे प्रश्न दिए हुए हैं, पहले 3 प्रश्न वो हम कर चुके हैं। ये आपकी किताब का चौथा प्रश्न है, ठीक है। तो चौथा प्रश्न आपका क्या है, फालू के व्यवहार में अचानक कैसा परिवर्तन आया। तो क्या परिवर्तन आया उसमें, वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। ये मत सोचना मैम ने इतनी सी लाइन छोड़ी है तो एक लाइन में ख़त्म कर दो आंसर, ठीक है। आपको कम से कम 4 पंक्तियों में, 4-5 पंक्तियों में अपना आंसर लिखना है कि फालू के व्यवहार में अचानक यह परिवर्तन आया कि वह सभी कामों को नज़रअंदाज करने लगा, अनदेखा करने लगा, है ना। ऐसा कब हुआ, उसके बड़े भाई प्रमोद के आने पर। तो आप अपने शब्दों में बनाकर लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, सेवक राम खेमका कौन थे। ये आपकी किताब के पीछे आपको नहीं मिलेगा, ये एक मौखिक प्रश्न है, ठीक है। ये मौखिक प्रश्न है लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में बदल दिया है। तो प्रश्न है, सेवक राम खेमका कौन थे। कौन थे वो, लेखक के एक धनी मित्र थे, है ना। उनकी दुकान जिस गली में है वहाँ की हालत कैसी है। तो कैसी हालत है, बहुत ही सुंदर, हाँ बहुत ही सुंदर हालत है, नहीं। तो आप लिखेंगे कि बहुत ही गंदी हालत है, बुरी हालत है, सड़क और नालियाँ गंदी पड़ी हैं, बल्ब फ्यूज़ है, कोई बदलने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तो अपने शब्दों में ये दोनों प्रश्न के उत्तर आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे लघु प्रश्न पूरे हो जाते हैं, पाठ की व्याख्या हमारी पूरी हो जाती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो क्या करने वाले हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हाँ।